आदाब नाजरीन, मुल्क बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। सरकारी कामकाज में खामियों पर मुतल्लका अफराद के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। सूर्यागढ़ में इंतखाबी रैली से वजीर आला नीतीश कुमार का बयान। पीएम मोदी की जानिब से तेजस्वी को शहजादा कहने पर आरजेडी का रद्द-ए-अमल। एजाज अहमद ने कहा, मोदी को तेजस्वी यादव की मकबूलियत नहीं हो रही हजम। तेजस्वी यादव को मोदी फोबिया है और वो इस वक्त घबराए हुए हैं। बीजेपी लीडर वीना देवी ने पीएम मोदी को बुजुर्ग कहने पर दिया जवाब। मोकामा के साबिक एमएलए अनंत सिंह 15 दिन के पैरोल पर जेल से रिहा। हामियों ने किया इस्तकबाल। कहा, खुली फिजा में सांस लेना अच्छा लगता है। और आगाज बड़ी खबर के साथ। मुंगेर लोकसभा हल्के के सूर्यागढ़ में वजीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबी रैली से खिताब किया है। नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां अपनी हुकूमत की तरक्याती और कामयाबी का तस्करा किया, वहीं उन्होंने अपोजिशन पार्टियों यानी आरजेडी और कांग्रेस पर भी कड़ी नुक्ताचीनी की। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि अगर सरकारी कामों में कोई खामी है तो चुनाव के बाद उसकी जांच कराई जाएगी और मुतल्लका अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कि इस चुनाव के बाद हम तत्काल इस चीज के लिए पूरी जांच, और हमने तो मांग लिया है कि आप जरा लिख करके दे दीजिए, तो एक एक करके हम सब चीजों की जांच करा करके और सब कुछ करेंगे। और एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि हम तो कहीं कोई समस्या आती है, कुछ भी होता है, हम तो सब जगह घूमते ही रहते हैं। आप लोगों के हम नहीं घूमे हैं ऐसा बात थोड़ी है, लेकिन अभी तो चुनाव चल रहा है और इसके बाद फिर हम सब जगह की समस्याओं को देखेंगे। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों ने तो शुरू से ही काम किया। कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है तो उसको तो देखना पड़ेगा, और क्यों दिक्कत रही है, जिस काम के बारे में कहा गया, अगर कोई उसमें कठिनाई रह गई है तो उसकी जांच करके आज जो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा उस पर भी हम एक्शन करवाएंगे। ये हम वही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से तेजस्वी यादव को शहजादा कहने पर मीसा भारती ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इससे पीएम मोदी के संस्कार का पता चलता है। मीसा भारती ने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार में 5 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया है। में एक शहजादे हैं, ठीक उसी तरह बिहार में भी एक शहजादे हैं जो अपने आप को बिहार को जागीर समझते हैं। क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो मोदी जी के अपने संस्कार हैं कि वो किस नाम से और किस शब्द से किसको संबोधित करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी को ये ध्यान देना चाहिए कि जिसके बारे में ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसने बिहार के नौजवानों को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने तेजस्वी यादव को बिहार का शहजादा कहने पर कहा कि वजीर आजम की इस तरह की बयानबाजी से लग रहा है कि उन्हें तेजस्वी यादव की मकबूलियत हजम नहीं हो रही। पीएम मोदी ऐसी जबान बोलकर आम लोगों और नौजवानों की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तेजस्वी जी को शहजादा कह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी में जो हमारे दो की नीतियां चल रही है और जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप गरीबों को और गरीब बना रहे हैं और उन उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनके संबंध में भी आप बता दिए होते, उनके संबंध में भी आप कह दिए होते कि उनको किस उपमा से और किस नामों से जाना जाए। आपके पार्टी के अंदर बहुत सारे शहजादे हैं, आपके एलाइंस पार्टनर में बहुत सारे शहजादे हैं, उनके संबंध में भी तो बता दिए होते। देखिए प्रधानमंत्री जी, आप अब जनता और जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आप नौजवानों को नौकरी और रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप महंगाई कैसे कम होगा इस पर बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले जो आपके पार्टी और आपके एलाइंस पार्टनर के द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बुजुर्ग कहने के बयान पर बीजेपी ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बीजेपी लीडर वीना देवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को मोदी फोबिया है और तेजस्वी इस वक्त घबराए हुए हैं। पता नहीं किसी सियासती जुआन से प्रधानमंत्री को बूढ़ा कहने की हिमायत रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक प्रधानमंत्री बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन भारत की आर्थिक, राजनीति और बौद्धिक क्षेत्र में समृद्ध कर नौजवानों का जो भारत बना दिया है, ऐसे व्यक्ति की उम्र पर टिप्पणी करना एक सियासती खेल खेलने वाला शहजादा को चुनाव में जनता ने आईना दिखाने का काम करेगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनाई और कार्रवाई जैसे मुद्दों पर जनता चुनाव लड़ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ तेजस्वी यादव जी से कि एकदम सही बात कही है आपने। जनता इसी मुद्दे पर हमें वोट भी करेगी। कमाई का मतलब है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और राज्यसभा रुकन डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी दफ्तर पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मुल्क में तब्दीली की लहर चल रही है, जिससे बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। आप लोग भी महसूस करते होंगे कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। हर जगह, चाहे मोदी जी की सभा हो, अमित शाह जी की सभा हो, हर जगह उनकी सभाओं में जैसे पहले लोग कहते थे, उस बात में कमी आई है। और मुझे विश्वास है कि महागठबंधन यहाँ भारी संख्या में हम लोग जीतेंगे, बहुसंख्यक सीटों पर जीतेंगे और यही स्थिति कमोबेश पूरे देश की। आप सबों को फिर से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इलेक्शन बॉन्ड घोटाले में एसआईटी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर एनडीए हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमातों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा इकट्ठा किया। ना सिर्फ हुक्मरान जमातों ने बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में बनने वाली हुकूमतों ने भी इस बॉन्ड के जरिए से चंदा इकट्ठा किया है। ये बॉन्ड लाए गए तो दो तरह के इसके जस्टिफिकेशन दिए गए। पहला तो जेटली साहब ने दिया था कि हम गुप्त बॉन्ड इसलिए ला रहे हैं कि अगर कोई कंपनी खुले में डोनेट करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी को और अगर वो अपोजिशन को डोनेट करे तो रूलिंग पार्टी जो है, सत्ताधारी पार्टी, उसको प्रताड़ित कर सकती है उस कंपनी को कि तुमने ऑपोजिशन को क्यों चंदा दिया। इसलिए हम गुप्त बॉन्ड लाए। और मोदी जी ने ये जस्टिफिकेशन दिया बाद में कि हम जो कैश डोनेशंस होते थे पॉलिटिकल पार्टियों को, वो कैश कम करना चाहते थे। इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तो आप बैंक से ही खरीद सकते हैं। और बड़ी खबर से आपको आगाह करते मोकामा के साबिक एमएलए अनंत सिंह जेल से पैरोल पर बाहर आ गए हैं। उन्हें 15 दिन की पैरोल मिल गई है। जराये के मुताबिक अनंत सिंह की पैरोल पर रिहाई की बुनियाद जमीन की तकसीम बताई गई है। अनंत सिंह के हामी कई दिनों से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर आए तो हामियों की बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए जमा हो गई। साबिक एमएलए अनंत सिंह का काफिला 12 सब डिवीज़न पहुंचा। यहां उनका फूलों के हार से इस्तकबाल किया गया। काफिला मोकामा की तरफ रवाना हुआ। इस मौके पर अनंत सिंह ने कहा, खुली फिजा में सांस लेना अच्छा लगता है। रियासती वजीर विजय चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के आइन खतरे में है ट्वीट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आइन खतरे में नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव का मौसम है और सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के हक में वोट मांग रही है। लालू जी ने ट्वीट क्या कहा, संविधान खतरे में है सर।
संविधान कहाँ खतरे में है? कौन ऐसी बात हो रही है जो संविधान के मुताबिक नहीं है? अभी तो चुनाव हो रहा है और सारे नेता, राजद के नेता सहित अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। तो इसमें कहाँ संविधान खतरा में? वोट मांगना संविधान का खतरा। और फुलवारी शरीफ में एनडीए की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव जीत दर्ज करने की हिकमत अमली बनाई गई। कारकुनों से एनडीए उम्मीदवारों के लिए मेहनत करने की अपील भी की गई। रुकन पार्लियामेंट राम कृपाल यादव ने कहा कि पाटलिपुत्र में वो बगैर किसी तफरीक के 10 साल से मुसलसल काम कर रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह कारकाट लोकसभा हलके से आज़ाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बिलवास्ता तौर पर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा पर तंज किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तरक्याती काम कर रहे हैं, कुछ लोग उनके नाम पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ऐसे में लोग कब तक मोदी जी के नाम पर इलेक्शन जीतते रहेंगे? जिन लोगों को मकामी सतह पर तरक्की करनी चाहिए थी, उन्होंने लोगों के मसाइल सुने ही नहीं। ऐसे में वो अब पीछे रह गए हैं। वाज़ेह रहे कि पवन सिंह की इंतखाबी मैदान में आ जाने से अब एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें जरा बढ़ गई हैं। इतना भरोसा रखिएगा, इतना जरूर भरोसा रखिएगा कि कलाकारी जीवन हो या एक्टिंग की दुनिया हो, पवन सिंह अपने जीवन में कभी बनावटीपना नहीं किया है। जो भी हूँ, जैसा हूँ, टंकी की चोट पे हूँ, बड़बड़ नहीं करता, मैं मेहनत पे भरोसा करता हूँ। आरजेडी उम्मीदवार ऋतु जायसवाल ने शिवहर लोकसभा हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। ऋतु जायसवाल ने अपने हामियों के साथ मोतिहारी के कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर डीएम सौरभ जोरवाल के सामने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर ऋतु जायसवाल ने जीत का दावा करते हुए कहा कि हम शिवहर की शिनाख्त को वापस लाने के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने कहा कि तमाम तबकात की हिमायत उन्हें हासिल है। वहीं जिक्र कर लेते हैं गोपालगंज सीट का। यहां से एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के वीआईपी कोटे के उम्मीदवार प्रेमनाथ पासवान उर्फ चंचल पासवान ने भी कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। पर्चा नामजदगी से कबल एक बड़ी रैली भी मुनक्किद की गई, जिससे तेजस्वी यादव ने खिताब किया है। प्रेमनाथ चंचल जी का आज नामांकन था और नामांकन में एक सभा का आयोजन हुआ था। उस सभा में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी आए थे और नामांकन सभा में जो अपार भीड़ था वह कहीं न कहीं बदलाव का बयार था और हमारे गोपालगंज से महागठबंधन के प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतकर गोपालगंज की जनता का आवाज़ बनने का काम करेंगे और यहाँ जो भी पूर्व से जो भी यहाँ उपेक्षा था उस उपेक्षा को पूरा करने का काम करेंगे और गोपालगंज की जनता के लिए भाई बनकर, बेटा बनकर। केसरिया से आरजेडी का साबिक एमएलए डॉक्टर राजेश कुमार ने मोतिहारी में रिटर्निंग ऑफिसर मुकेश कुमार के पास अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जैसे ही उनका काफिला शहर पहुंचा, हर जगह उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और नामजदगी दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि अब राधा मोहन सिंह बूढ़े हो चुके हैं और थक चुके हैं, इसलिए उनके रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है और अब वो उन्हें आशीर्वाद दें। चंपारण की आम आवाम, चंपारण की जनता सड़क पर उतर चुकी है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भविष्य क्या होने वाला है। चंपारण की जनता पिछले 25-30 सालों से यहाँ के जनप्रतिनिधि को अपना देख चुकी है, उनसे उठ चुकी है। इसलिए इस बार अपना मतदान डॉक्टर राजेश के पक्ष में, वीआईपी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में अपना मतदान करेगी। आपने विपक्षी प्रत्याशी से भी आशीर्वाद मांगा? एकदम से अभिभावक हैं, बहुत थक चुके हैं। हम चाहेंगे कि अब आराम करें और हमें सेवा करने का मौका दें। वहीं जहानाबाद जिले से एनडीए उम्मीदवार चंद्रेश प्रसाद चंद्रवंशी ने जहानाबाद लोकसभा
पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहानाबाद के पार्लिमानी हलके में अवामी फलाह के काम अंजाम दें। उन्होंने कहा कि 9 मई को वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। हमारा नामांकन 9 मई को है। 9 मई को 11 बजे हम नामांकन करेंगे और आपके माध्यम से हम जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के सभी जनता से अपील करते हैं कि वो लोग उस दिन आए गांधी मैदान जहानाबाद में और हमको आशीर्वाद दें। वहीं जहानाबाद से आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र यादव 8 मई को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इस नामजदगी में इंडिया अलायंस के बड़े लीडर जहानाबाद पहुंचेंगे। इस ज़िमन में उन्होंने पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग की। 8 तारीख का महागठबंधन के प्रत्याशी जो मुझे बनाया गया तो 8 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन करेंगे, नॉमिनेशन पत्र दाखिल करेंगे 8 तारीख को। उसी के लिए जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, इंडिया पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम लोग आपस में राय कर रहे हैं कि उस दिन हमारे कई वरिष्ठ नेता आने वाले हैं। वहीं पूर्णिया से आज़ाद उम्मीदवार पप्पू यादव का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़मीनी लीडर नहीं हैं और इस बार इंतखाबात में एनडीए को शिकस्त होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक नई हवा चली है और वो राहुल गांधी अगले वज़ीर आज़म होंगे। आचार्य से रविशंकर जी का आ रहे हैं गया और उससे मिलना है। एक आध्यात्मिक चर्चाएं हैं, साथ में कैसे मिलकर के सेवा करना बिहार की। हम लोग बिहार पर काम करेंगे, हम और आचार्य जी रविशंकर जी का स्नेह लेकर के। कई चीज़ें हैं, बिहार मेरा फोकस है भाई। लोग 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, हम अभी 2024 को देख रहे हैं। 25 से 1 साल बाकी है। मुझको लगता है कि अभी भी वक्त है। कांग्रेस को सामने रख करके चुनाव लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक गठबंधन है जो नरेंद्र मोदी जी को सामने रखे। और पटना के फुलवारी शरीफ में एमआईएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। एमआईएम के लोकसभा उम्मीदवार फारूक राजा और पार्टी तर्जुमान एडवोकेट आदिल हसन ने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर एमआईएम उम्मीदवार को कामयाब बनाए जाने की अपील की गई। आदिल हसन ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रामकृपाल जी और विशा भारती यहाँ से नहीं है, वो लोग पटना साइड से। वोट भी अपना यहाँ नहीं कर सकते और हम वोट भी करेंगे, मेरे पक्ष में लोग खड़े भी रहेंगे। ये आप पता कर लीजिए, यहाँ के नहीं है वो, उनको एफिडेविट देना पड़ा होगा। मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आ गए हैं आप लोग के बीच, आप लोग हमारा काम कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ईमानदारी के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, आप लोग को माला पहनाएंगे। ये मोदी फोबिया अपने पे मत लाइए, क्योंकि चुनाव सब कुछ नहीं होता है, चुनाव के बाद भी रिश्ते नाते रहते हैं। रामकृपाल जी बतलाएं कि 10 साल में बिहार को उन्होंने कितना स्पेशल स्टेटस दिलवाया। बतलाएं 10 साल में जो वाजपेयी जी ने बिहार के साथ स्पेशल स्टेटस की बात की थी, रामकृपाल जी बताएं कि कितना रुपया बिहार को दिलवाया। मोदी जी आके फेंक के चले गए 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, वो कहाँ है? मैं बिहार के और खासकर पाटलिपुत्रा के आवाम को बोलना चाहता हूं, ये भाजपा जुमलेबाज पार्टी है। बिहारी क्रिकेटर्स एसोसिएशन के बैनर तले पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकम्मल सबूतों के साथ एक वाइट पेपर जारी किया गया, जिसमें बीसीए में बदउनवानी उजागर की गई है। बिहार एजेंसी के तौर पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में काम कर रही है। अभी तक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के किसी भी पदाधिकारी ने उनकी शक्ल नहीं देखी है। उनका ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया, उनका ऑनलाइन उनका सिलेक्शन हो गया और उनको भुगतान भी चालू हो गया, लेकिन अभी तक उनका शक्ल किसी ने नहीं देखा है। वो काम क्या करती हैं ये नहीं पता है। एक चीज़ और है इसमें, एक होता है सिलेक्शन प्रक्रिया। जब आप सेलेक्टर की नियुक्ति के लिए डालते हैं एडवर्टीजमेंट, तो बड़े बड़े प्लेयर आपके यहाँ देते हैं, जैसे राजेश चौहान आए, डोडा आए, लेकिन आपने उन लोगों को छाट दिया इसलिए कि वो सादे कागज पर दस्तखत नहीं कर सकते। और आपने किनको रखा?
जो सिर्फ दस्तखत करके चले जाते हैं। ये सारा कॉपस को नीरज राठौर और ये सारा चीज़ वही करता बैठे, क्योंकि वो अजय जी के टाइम में भी था, मेरे भी टाइम में कुछ समय था, लेकिन हम तो बहुत जल्दी उसको भगा दिए, नहीं तो मेरी भी स्थिति आज वही हो जाती। और बिहार के दानापुर के जगजीवन रेलवे स्टेडियम में बीसीसीआई की जानिब से आईपीएल फैन पार्क का इनेकाद किया गया। बहुत से शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर आईपीएल मैच का लुत्फ उठाया है। फैन पार्क में दाखिला बिल्कुल मुफ्त था। बड़ी तादाद में लोग, खासकर नौजवानों ने इसमें अपना लुत्फ उठाया है। ओलिवियन गायकवाड़ है, बीसीसीआई से रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, जिनके सपोर्ट की वजह से हमें आईपीएल फैन पार्क का इवेंट कर पा रहे हैं। उसके बाद हम मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप ही के लोगों के वजह से, आप ही की वजह से हम फैन पार्क क्या है, बीसीसीआई का इसके पीछे इंटेंशन क्या है, लोगों तक हम बता सक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हैं यहाँ पे, कम से कम 3-4 हज़ार तो लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आज के मैच के लिए। आईपीएल फैन पार्क का इस सीज़न में 50 ऐसे सिटीज़ में हम आईपीएल फैन पार्क कर रहे हैं। उनमें बिहार में सिर्फ पटना एक ही सिटी में इस सीज़न में हो रहा है। इसका उद्देश्य बीसीसीआई ने पटना को ही चुना। उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप जब भी स्टेडियम में आप जब जाते हो मैच देखने के लिए, तो आपको वहाँ पे कंपलसरी आपको टिकट या तो एक्रेट लगता है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं होती। मुझे आपसे कहते हुए ये खुशी होती है कि आईपीएल फैन पार्क में यहाँ पे किसी भी तरह की टिकट नहीं है। यहाँ पे प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। और देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आईपीएल फैन पार्क का जो आयोजन हो रहा है और यहाँ के जो भी फिलहाल जो मंडल। और बिहार के किशनगंज से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। किशनगंज में खातून ने बीक वक्त 5 लड़कियों को जन्म दिया है। खातून का नाम ताहिरा बेगम है। हालांकि खातून पहले ही एक बच्चे की मां है और पहला बच्चा उनका बेटा है। अब एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है। अच्छा, आपका पहला जो बच्चा है वो बेटा है, उसका उम्र कितना है? उसका 3 साल है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? जालमिलिक। कौन सा प्रखंड पड़ता है वो, पोठिया या ठाकुरगंज? ठाकुरगंज पड़ता है, थाना ठाकुरगंज है। अच्छा, जो बताएं कि आपको ये कब पता चला कि आपका ये मतलब कोख में 5 बच्चा है, या कितना बच्चा है पता चला? पहले 2 महीना बाद अल्ट्रासाउंड किया था, 4 बच्चा पता चला था। अच्छा, इसकी बात की थी अल्ट्रासाउंड तो 5 बच्चा पता चला। अच्छा, फिर आपका पेन कब आज स्टार्ट हुआ? और कई बजे भर्ती हुए? 4 बजे आए थे। दीदी हमें सुबह जो है वो पेंस में आई, प्रीमेच्योर पेंस था उसको, जो कि वो लोग सीजर के लिए रेडी थे, लेकिन डायलिटेशन वगैरह था, नॉर्मल की कंडीशन थी, तो हम लोगों ने उसको नॉर्मल करा। 5 लड़कियां थी जो कि बिल्कुल स्वस्थ थे, उसको हम लोगों ने हायर सेंटर रिफर करा। और भागलपुर के यौम तासीस के मौके पर सदर अस्पताल के तमाम मुलाजमीन ने कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च सदर अस्पताल से शहीद भगत सिंह चौक, घंटाघर चौक तक निकाला गया। इस दौरान सिविल सर्जन अर्चना कुमारी ने बताया कि भागलपुर एक तारीखी मकाम है, नर्सिंग संस्थान है, उसकी छात्राओं के द्वारा, उसके प्रचार के द्वारा और सिविल सर्जन के निर्देश में कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें यह संदेश दिया गया है जिस तरह कैंडल की ज्योति तरह आगे जलती रहे, उसी तरह भागलपुर में ज्ञान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की ज्योति हमेशा जलती रहे। वहीं मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जाली हिंदुस्तानी करेंसी के साथ 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन के कब्जे से 12,90,000 रुपए के जाली करेंसी नोट बरामद किए गए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमीन यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और सूचना मिलने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ पीपरा कोठी से जितेश पांडे के नेतृत्व में, और इसमें इंस्पेक्टर राजरूप राय, इंस्पेक्टर अनुज पांडे, अमित कुमार और डीआईओ से इंस्पेक्टर मनीष कुमार थे, और इन सभी ने कुशलतापूर्वक कार्रवाई की और राजापुर मठिया के समीप 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों के पास से। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।